तो आपको इस पुस्तक के सिलेबस को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि द 10th यूनिट, द फर्दर टॉपिक्स अंडर दिस 10th यूनिट इज, फर्स्ट टॉपिक इज परिचय जनजातियों की विरासत के संदर्भ में। मैंने इसको विरासत को भी समझाया, जनजातियों की विरासत क्या है, प्राकृतिक विरासत क्या है और सांस्कृतिक विरासत क्या है। इसी में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि जनजाति और अनुसूचित जनजाति, इनके बीच के बेसिक डिफरेंसेस क्या है। या तो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली जातियां हैं, विशिष्ट भाषा बोलती है, जिनकी विशिष्ट संस्कृति होती है, जिनको अधिसूचित कर देते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से, आर्टिकल 342(1) में वो अनुसूचित जनजाति हो जाती है। ठीक है। अब भारत की जनजातियों में मध्य प्रदेश की प्रजातिगत स्थिति और भारतीय जनजातियों के भौगोलिक वितरण में मध्य प्रदेश की स्थिति, यह पहला मैंने परिचय के नाम से दिया है। और जब नीचे हम देखते हैं जो आपका सिलेबस बोलता है, पहला अध्याय उन्होंने कहा है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण। तो भौगोलिक वितरण में आपको यह बताना पड़ेगा भौगोलिक वितरण क्या समान है या असमान है। मैंने शीर्षक ही बना दिया कि जनजातियों का असमान वितरण है, कहीं पे संकेंद्रण ज्यादा है, कहीं पे अल्प है। दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे जनजातियों का संकेंद्रण कम होता जाएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ पढ़ेंगे जनजातियों का संकेंद्रण बढ़ता जाएगा। लेकिन पूर्व पश्चिम और दक्षिण, ये तीनों एक ट्रेंगल बनता है। दक्षिण का जो साउथ मध्य प्रदेश है, ये पूरा जनजाति बहुल है। यह असमान वितरण मैंने समझाया है। दूसरा, जनजातियों के वितरण के आधार क्या होते हैं, सांस्कृतिक प्रक्षेत्र क्या है और जनजाति भौगोलिक प्रक्षेत्र क्या है। इन दोनों प्रक्षेत्रों को मैंने इस किताब में समझाया है। जनजातियों के भौगोलिक वितरण के आधार क्या क्या लिए गए हैं वो मैंने बताया, भौगोलिक प्रक्षेत्र क्या क्या है उनको समझाया। इसके बाद में मध्य प्रदेश की जनजाति और उनकी उपजातियों के कौन कौन से जिले निवास के रूप में हैं, उनको मैंने जो है जिलेवार समझाया। जनसंख्या अनुसार वितरण भी बताया, भौगोलिक के साथ में भूगोल का ही जनसंख्या भी एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो जनसंख्यात्मक भूगोल जिसको कहा जाता है। तो जब हम भौगोलिक वितरण की बात करेंगे तो हमको जनसंख्या भी बताना पड़ेगी कि इस भौगोलिक वितरण में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। हमने कहा कि पूर्व में जनजातियों की जनसंख्या पर्याप्त है, दक्षिण में बहुत ज्यादा है, हमको बताना पड़ेगा कितना ज्यादा है। तो वहां आ जाएगा कि इस जिले में ये जनसंख्या ज्यादा है, उस पूर्वी क्षेत्र में यह जनजाति जो है वो ज्यादा जनसंख्या में निवास करती है, वही हमको बताना पड़ेगा। तो ये और जनजाति जनसंख्या वाले संभाग कौन कौन से हैं, सभी 10 संभागों में से 7 संभाग सब जनजातियों के संभाग के रूप में हम देख सकते हैं। उन 7 संभागों को मैंने लिया है और उनमें कौन कौन से जिले हैं, कहां कहां पे संभाग में सबसे ज्यादा जनजातियां, क्या जबलपुर संभाग में है या फिर इसके बाद इंदौर संभाग में। इस तरह से मैंने बताया है कि जनजाति किस संभाग में सबसे ज्यादा है। फिर जिलेवार जनसंख्या का भी मैंने प्रतिशत बताया है और उनके आंकड़े भी दिए हैं, कुल जनसंख्या। फिर विशेष पिछड़ी जनजातियों का जनसंख्यात्मक वितरण आपको नहीं मिलेगा कहीं, ये मैंने आंकड़ा खोजने का प्रयास किया, उसको कैलकुलेट करा, जो जनसंख्या उपलब्ध है उसके आधार पर बताया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों का जनसंख्यात्मक वितरण कहां कहां पर है, सहरिया, भारिया, बेगा, ये विशेष पिछड़ी जनजातियां। चलिए, अब जनजाति संबंधी संवैधानिक प्रावधान, ये पूरा विस्तृत संवैधानिक प्रावधानों, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। संवैधानिक प्रावधानों के अंदर रक्षोपाय क्या क्या दिए गए हैं, जैसे सामाजिक शैक्षणिक क्या है, आर्थिक क्या है, राजनीतिक प्रशासनिक क्या है, ये सब जो रक्षोपाय दिए गए हैं संवैधानिक, जिनको मतलब कंस्टिट्यूशन प्रोटेक्शंस टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो मैंने यहाँ पे दिया है। अनुसूचियां और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, छठी अनुसूची 4 राज्यों में है अभिमैत्री, बाकी इन चारों को छोड़कर जो शेष राज्य है जहां पर जनसंख्या ज्यादा है जनजातियों की, वहां पे 5वीं अनुसूची लागू होती है। इनको मैंने समझाया। विधायिका में आरक्षण किस आधार पर दिया गया है, इसलिए हमारे यहाँ क्या स्थिति होगी, जनजाति आयुक्त, उसका क्या 339 में पहले जनजाति आयुक्त का प्रावधान था, जिसको हमने अब राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के रूप में जो एक कंबाइंड था, फिर उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया 2004 में, अनुसूचित जाति आयोग अलग, अनुसूचित जनजाति आयोग अलग। तो ये आयुक्त और इसके बाद ये आयोग आया है। अब आयुक्त का पद नहीं है, अब आयोग आ गया है। ये मैंने क्लियर कट समझाने का प्रयास किया। जब वैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, इनके प्रोटेक्शन किया गया है, अत्याचार निवारण अधिनियम भी है इन सबको, है ना, ये मैंने सब प्रावधान किए हैं, ये प्रावधान मैंने यहाँ पर दिए हैं पूरे। अब तीसरा टॉपिक देखिए आप, मध्य प्रदेश की जनजातियों का तीसरा टॉपिक जो है उसमें आपको प्रमुख जनजातियां,
विशेष पिछड़ी जनजातियां और घुमंतु जनजातियां। घुमंतु जिसको अभी अंग्रेजी में देखा जाए तो वो क्या है, वो आपकी डी नोटिफाइड यानी विमुक्त, जो डी नोटिफाइड कर दी गई है, विमुक्त। दूसरी क्या है, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक यानी घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़। इन जनजातियों का ऐसा वर्गीकरण किया गया है, राजपत्र के आधार पर मैंने उन जातियों को इस तरह से लिखा है। फिर ये जनजातियों का वर्गीकरण है 3 तरह से। ये वर्गीकरण कैसे किया गया है, किस पत्र के माध्यम से किया गया है, वो मैंने दिया है। प्रमुख जनजातियां, घुमंतु जनजातियां और ठीक है। फिर आप देखिए मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, जो चौथा अध्याय है आपका, यह है जनजातियों के कल्याण की योजना है। अब ये जो कल्याण की योजना है, इन कल्याण के अच्छा हर टॉपिक के बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आपको मिलेंगे, कोई किसी में 100, किसी में 50, किसी में 70, ऐसे अलग अलग। जनजातियों के कल्याण की योजनाएं क्या है, तो कल्याण की शुरुआत कहां से की गई थी? कल्याण तो बहुत शुरू से ही है, संविधान के प्रारंभ होते से ही है, और उसके साथ योजनाएं भी है, केंद्र में भी जनजातीय मंत्रालय, ये सब चीजें रही है। लेकिन इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजातियों की पहचान, ढेबर आयोग आया है ना, नोटुल कमेटी आई, तो इसके आधार पर जो है ये अलग अलग जो स्टेप्स ली गई कल्याण के लिए, उनको मैंने उस तरह से समझाया है। फिर ये संस्कृति मैंने आपको बताया था, ये अध्याय, ये 5वां अध्याय जो है मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, सबको मैंने समझाने का प्रयास किया। आप दूसरी किताबें भी देखेंगे मार्केट में, उन्होंने मेरी जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में पहले से ही मैंने जनजातियों की बोली और अन्य बोली मध्य प्रदेश में जो बोली जाती है ना, जटा मानसी है, भदावरी है, इन सब के बारे में जो मैंने मटेरियल दिया था, उसकी कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश कुछ किताबों ने की है। बच्चों का भला होना चाहिए, ये अपना भला ज्यादा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो जनजातियों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान और जनजाति व्यक्तित्व, ये अध्याय 6 है। और यहाँ पर मैंने दोनों तरह से बताया है, साथ में जनजातियों के वे व्यक्तित्व जो किसी कला से जुड़े हुए हैं, प्रसिद्ध कलाकार जनजातियों के, ठीक है। जनगढ़ सिंह श्याम हो, उनके पुत्र आनंद सिंह श्याम हो, भज्जू सिंह श्याम हो, नर्मदा गोंड हो, है ना, हमारी भूरी बाई हो, जोधा बाई हो, इन सब के बारे में मैंने यहाँ पर इन कलाकारों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है। चलिए 7वां अध्याय जनजातियों से संबंधित संस्थान संग्रहालय प्रकाशन से। आपको बता दें, संस्थान में किसी ने आदिवासी लोक कला एवं परिषद उसको छोड़ा है, जबकि वो एक इम्पोर्टेंट संस्थान है हमारा। ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, ठीक है। उद्यमी संस्थान की भी स्थापना की जनजातियों पे विशेष फोकस करते हुए, ठीक है। एक ट्राइब हमारा जो है वित्त विकास निगम है, अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए। तो ये संस्थान किस तरह से काम कर रहे हैं, और संग्रहालय कितने हैं किसी को पता भी नहीं होगा। एक एकाग्र संग्रहालय है, जनजातियों की कला का प्रदर्शन है, एकाग्र संग्रहालय है, शहरिया संग्रहालय है, भारिया संग्रहालय है। ये सब संग्रहालयों का मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है, ठीक है। बाकी आदिवर्त तो है ही, बादल भोई संग्रहालय है ही छिंदवाड़ा में, भोपाल का जो स्टेट म्यूजियम है वो है ही। तो ये सब, अब मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य, ये टॉपिक जो है ये थोड़ा कंबाइंड टॉपिक है। इसमें मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति लोक साहित्य वो पूरा एक सामान्य लोक संस्कृति लोक साहित्य की बात होती है, जिसमें हम बुंदेलखंड की संस्कृति, मालवा की संस्कृति, निमाड़ की संस्कृति, बघेलखंड की संस्कृति, मध्य भारत की, इस तरह से पॉकेट्स में देखते हैं। और वहाँ पे जनजातियों की संस्कृति भी आती है और अदर देन जनजाति वो संस्कृति भी वहाँ पे दिखाई देती है। उन सबके बारे में यहाँ आपको देखना है, क्योंकि ये टॉपिक इस तरह का है, जनजातियों से संबंधित पूरा टॉपिक यूनिट 10। लेकिन यहाँ पर जो इसका 8वां टॉपिक देखेंगे इस यूनिट का, तो ये मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य की बात करता है। तो हमें यहाँ पे जगनिक को भी पढ़ना है, घाक को पढ़ना है, ईश्वरी को पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सब तो सामान्य व संत सिंगा जी, ये सब लोक साहित्यकार हैं, इन्होंने जो लोक साहित्य लिखा है उसकी चर्चा होगी यहाँ पे। और जनजातियों में जो किताबें पुस्तकें प्रकाशन हुआ है उनके बारे में हमको बात करना है। तो ये प्रकाशन मैंने यहीं पे दे दिया है, आप कौन कौन सी, वारियर वेलवेन की
बेगायंदेर घोटुल हो या हमारे एस सी दुबे हो उज्जैन के रहने वाले, जिन्होंने कमार जनजाति का सहभागी अवलोकन करके कमार के ऊपर उन्होंने किताब लिखी। तो ये सब मैंने प्रकाशन और पुस्तकें यहाँ पर देने का प्रयास किया है। तो ये सब जो है हमारा पूरा सिलेबस है और इस सिलेबस की हम शुरुआत करेंगे पहले अध्याय के साथ में, परिचय के साथ में। जय हिंद, जय भारत।